नमस्कार मित्रों आज हम एक साहित्यिक दोस्ती की बात करेंगे और ये साहित्यिक दोस्ती जो है बड़ी गज़ब की थी और इस बारे में यद्यपि चर्चा कम हुई है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हमें आपस में बांटनी चाहिए। ये दोस्ती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उर्दू के प्रख्यात शायर फिराक गोरखपुरी के बीच। दोनों इतने गहरे दोस्त थे, दोनों समकालीन थे और समकालीनों का हाल ये होता था कि अक्सर इनकी शामें जो हैं दोनों की इकट्ठी बीतती रहीं और वहाँ पर एक मैगज़ीन भी निकलती थी और एक जैसे आजकल गोष्ठियों का या एनजीओज़ के नाम होते हैं, वैसे मतवाला नाम का एक संगठन भी था, मतवाला एक पत्रिका भी थी और उसी संगठन के तले साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी और गोष्ठियों में दो व्यक्तियों को एक साथ देखा जाता था, दोनों परस्पर एक दूसरे के दुश्मन और दोनों एक दूसरे के सबसे प्रगाढ़ मित्र। दोस्ती भी इतनी कि जान वार दें और दुश्मनी भी इतनी कि सर फोड़ दें। और ये दोनों के बावजूद ये था कि दोनों हर शाम को एक साथ इकट्ठे देखे जाते और इलाहाबाद का, अब तो प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद में अगर नेहरू परिवार ने किसी अदबी घराने की इज़्ज़त की तो वो इज़्ज़त सिर्फ इन दोनों शख्सियतों को बख्शी, एक निराला को और एक फिराक को। और फिराक को तो कभी नेहरू फिराक के नाम से बुलाया नहीं करते थे, रघुपति के नाम से काफ़ी होता था। लेकिन निराला जी के साथ हमेशा सदा निराला जी कहकर बात होती थी कि उनके बारे में रघुपति की तरह सिर्फ रघुपति नहीं चलता था, उनके बारे में सम्मान के साथ नाम लेना ये अनिवार्य माना जाता था। मित्रों, इसमें दोस्ती की बात यहाँ तक थी कि दोनों अक्सर शाम को महफ़िल जब जमती थी तो स्वाभाविक है, मैं उसका उल्लेख तो नहीं करूँगा, ज़रूरत भी नहीं है कि किस बात पर जमती थी। साहित्यिक चर्चा के बाद कुछ कार्यक्रम पीने पिलाने का भी होता था और पीने पिलाने के बाद अक्सर ये होता था कि दोनों अंग्रेज़ी में लड़ते थे। निराला जी जब अंग्रेज़ी में लड़ते थे और फिराक की आदत थी कि फिराक कभी गलत अंग्रेज़ी बर्दाश्त नहीं करते थे। निराला के संस्कार ऐसे थे कि वो अंग्रेज़ी सही जो है वो बोलना पसंद ही नहीं करते थे, मूल रूप से कि अंग्रेज़ी जो है ये तो विदेशियों की भाषा है, इसकी ऐसी की तैसी। और अंग्रेज़ी की अंग्रेज़ों के साथ साथ अंग्रेज़ी की खाट खड़ी करना भी निराला जी का एक शगल होता था और वो इस बात को दिन के वक्त पसंद नहीं करते थे कि अंग्रेज़ी में कोई बात भी करे या कोई वक्तव्य दे या कोई अंग्रेज़ी की किताब जो है वो बर्दाश्त की जाए। शाम को जब ऐसा होता तो सबसे बड़ी एक अजीब बात ये थी, दोस्ती की हद देखिए, कि निराला जी अंग्रेज़ी बोलनी शुरू करते थे और फिराक जवाब में हिंदी बोला करते थे जानबूझकर, और हिंदी भी ठेठ हिंदी बोला करते थे जानबूझकर। कुछ एक ये था कि मैं तेरे से ज़्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता हूँ और दूसरा दोस्त ये सिद्ध कर रहा है कि मैं तेरे से ज़्यादा अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकता हूँ। फिराक गोरखपुरी मेरा उनके बारे में आपको बता दूँ कि फिराक साहब यद्यपि वहाँ की जो प्रोविंशियल सर्विसेज थी, जैसे पंजाब में पीसीएस है, वहाँ भी पीसीएस ही कहा जाता था उन दिनों में, ये उत्तर प्रदेश में भी। तो ये पीसीएस में सिलेक्ट हो गई। पीसीएस में सिलेक्ट होने के बाद इनको लगा कि ये तो यहाँ तो अदब की तो बात ही कोई नहीं, थानेदारी है, चार पैसे कमाने की बात है या रोब डालने की बात है, और तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अदब के नाम पर पीसीएस से दिया रिज़ाइन और 3 भाषाओं में एमए थे ही, उर्दू में, पर्शियन में और अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी में गोल्ड मेडलिस्ट भी थे और वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी पढ़ाने लगे, अंग्रेज़ी के लेक्चरर बन गए और उसके बाद प्रोफेसर के रूप में, एचओडी के रूप में, विभागाध्यक्ष के रूप में वहाँ से रिटायर हुए। और ये कहा जाता है कि उस वक्त फिराक, अक्सर ये कहा जाता था फिराक के बारे में, फिराक ख़ुद भी इस बात का दावा करते थे, जब थोड़ा सा सरूर होता था वो यह बात कह दिया करते थे कि इस देश में, इस मुल्क में सिर्फ 2 आदमी साफ़ सुथरी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, एक जवाहरलाल नेहरू और एक रघुपति साहब फिराक। तीसरा कोई बंदा यहाँ माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल सके। और अनख स्वाभिमान दोनों में जमकर होता था। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बार
नेहरू जी आए और उन्होंने विशेष रूप से मैसेज भेजा कि आज उसको भी बुला लेना, और कारिंदा गया, संदेश छोड़ के आ गया। और फिराक साहब भी चले गए, निराला जी भी साथ चले गए, दोनों चले गए इकट्ठे ही। और निराला जी ने जब देखा कि वहाँ भीड़ भाड़ है और लोग इंतज़ार में लगे हैं और पर्चियाँ दी जाती हैं, तो निराला जी तो मुख्य द्वार से ही वापस, और फिराक से बोले, मैं तेरे जैसा गया बीता बंदा नहीं हूँ, ना तेरे जितना गिरा हुआ हूँ, तू मिल उससे, मैं नहीं मिलता। ऐसी की तैसी उसकी। और ये दो चार कड़वी बातें करके निराला जी बाहर आ गए। और फिराक ने एक तहज़ीब के नाते एक बात सोची कि जब उनका संदेश आया था तो उसमें ये था कि मैं तुमसे भी मिलना चाहता हूँ, और हो सके तो निराला जी के भी दर्शन करवा देना। अब वो दर्शन जिसे करवाने थे वो बंदा तो गया, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि संदेश मेरे नाम था तो मैं 2 मिनट के लिए इंतज़ार कर लूँ। फिराक ने अपनी एक कागज़ निकाला, जब उन्होंने पीए से कहा कि भाई वो अंदर क्या तरीका है, अंदर जा सकता हूँ, तो उसने कहा नहीं साहब, आप पर्ची दीजिए उसके बाद। अब उन्होंने आर सहाय फिराक लिख के पर्ची भेज दी। अब पंडित जी के सामने पर्चियों के ढेर लगे हुए थे, और उस ढेर में आर सहाय फिराक पे उनकी नज़र नहीं पड़ी, और आर सहाय फिराक के नाम से वो किसी बंदे को जानते भी नहीं थे। उसको रघुपति हमेशा दोस्ती के नाते कहा करते थे। और जब आधा घंटा बीत गया, अंदर से बुलावा नहीं आया, तो खड़े हो गए श्रीमान जी। अंग्रेज़ी में उन्होंने जो बोलना शुरू किया फिराक साहब ने कि ये बदतमीज़ शख्स जो अंदर बैठा है, इससे बोलो कि रघुपति सहाय आया है। अब ये बात दूर दूर तक उनकी आवाज़ गूंज रही थी, और सारे लोगों ने उनको हक्का बक्का हो के देखा और उनको पकड़ लिया। और जो सुरक्षा कर्मी थे उनका ये प्रयास था कि इस बंदे को निकालो, ये बंदा पी कर आया है, या तमीज़ में बात नहीं कर रहा है, या ये होश में नहीं है। लेकिन जब यह आवाज़ नेहरू जी के कानों तक पहुंची तो भागे भागे, उनको ये भी सुध नहीं रही कि वो जूते उतार कर बैठे थे, तो जूते भी वहीं छोड़े और नंगे पाँव भाग के, अरे रघुपति तुम कहाँ? तो कहने लगे, मुझे आधा घंटा तक इन बदतमीज़ों ने बिठाए रखा है, आप इनको पहले बताइए क्या सज़ा देंगे। उसने कहा, सज़ा मैं बताता हूँ, मेरे साथ आओ तो सही। उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा अंदर जब तक सज़ा जो है वो तय नहीं होती। तो नेहरू ने अपने अटेंडेंट से कहा कि आप अंदर जाओ भाई अंदर, मैं जूते यार उतार के आया हूँ, पहले जूते तो उठा के ले आओ। जूते उठा के बाहर ले आया। नेहरू जी ने एक जूता अपना उठाया, रघुपति पकड़ो यार। रघुपति कहने लगे, जूता मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो? मैं इसलिए दे रहा हूँ कि भाई मेरा सर और जूता तुम्हारा, मेरे सिर पे मारो, और जो सज़ा मुझे देना चाहो दे लो, लेकिन ये गुस्ताखी है। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उतना सम्मान नहीं दे पाया जितना सम्मान कि तुम हकदार थे। तुम मेरे कहने से आए थे, और उसके बाद भी मेरे बंदों ने पहचाना नहीं, ये बात बड़ी गलत हो गई। बहरहाल काफ़ी दोस्ती का इजहार हुआ। तो ये लोग कितने स्वाभिमानी थे, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये अक्सर बहुत सारी परंपराओं को तोड़कर ये लोग अपनी दोस्ती निभाया करते थे, और भाषा के बारे में बड़े पर्टिकुलर थे। और विशेष रूप से ये भी कहा जाता है कि कई बार उस मतवाला संस्था की गोष्ठी में निराला जी जब कविता पाठ पढ़ते थे तो उस वक्त रघुपति सहाय फिराक आंखें बंद करके कविता सुना करते थे, मंत्र मुग्ध होकर कि इस बंदे को सुनना। वो ये अक्सर कहा करते थे कि इस बंदे का काव्य पाठ सुनना भी अपने आप में एक ट्रीट है, एक बहुत बड़ा अवसर है जिसके बूते पर हम लोग इनको सुन सकते हैं। और इस बंदे को बीच में खलल डाला ही नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। और जब फिराक कभी शायरी के मूड में आते तो वो पहले संकोच कर जाते कि यार इस कमबख्त के सामने, निराला जी की ओर संकेत करते, इस कमबख्त के सामने किसी शायरी की बात करना मुमकिन नहीं है। तो निराला फिर व्यंग कसते कि जब शायरी आती हो तब शायरी करो ना, तुम्हें कौन सी शायरी आती है? तुम जो पढ़ना है पढ़ दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुमने आंख बंद करके सुना, मैं अपने कान बंद करके तुम्हारी शायरी सुन लूँगा। तो इस तरह के आपस में रिश्ते थे। और फिराक ने कहीं एक पूरा एक लेख लिखा निराला जी के ऊपर कि मेरा मन करता है कि ये शख्स उस दारागंज की तंग गली से निकलकर मेरे पड़ोस में कहीं रहे, और मैं अपने जितने भी मेरे पास 4 पैसे मुझे वेतन के रूप में मिलते हैं या पेंशन के रूप में मिलते हैं, जब मुझे
मुशायरों से जो आमदन होती है, मैं चाहता हूँ कि वो आमदन मैं इस दोस्त पर खर्च करूँ तो वो भी कम होगी, क्योंकि ऐसा साफ सुथरा भीतर से और बाहर से एक जैसा मित्र ज़िंदगी में किसी को नसीब नहीं होता। और मित्रों, ये लोग जब गोष्ठियों में बैठते थे तब सबसे बड़ी डिस्कशन का आप हैरान होंगे, जो संवाद का और जो चर्चा का जो विषय होता था वो गालिब की गज़लें होती थी। और तब फिराक स्वयं लिखते हैं एक स्थान पर कि गालिब की जो तशरीह निराला करते थे वो अनूठी होती थी, और शायद वही ठीक होती थी, और गालिब होता तो वो भी इस बात पर खुश होता कि पहली बार उसे अपनी ही गज़लों की एक नई तशरीह सुनने को मिल रही है। शुक्रिया मित्रों, धन्यवाद। और आज क्योंकि दो कवियों के बारे में बात थी, इसलिए अब उनसे हटकर अलग से कोई कविता या कोई नज़्म मेरे ख़्याल में स्थगित भी हो सकती है। ये अपने आप में इनकी ज़िंदगी कविता थी, इनकी ज़िंदगी शायरी थी। शुक्रिया मित्रों।